अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। आने वाले दिनों में जनाब पाकिस्तानी फौज की 3 अहम पोजीशंस पर तब्दीलियां होने जा रही हैं और इसके लिए तैयारियां भी हो चुकी हैं। एक अहम कमांडर का तबादला किया जाएगा और उसकी जगह लेने के लिए एक और आला अफसर जो इस वक्त एक हसास इदारे में मौजूद हैं उनको वहां पर भिजवाया जाएगा। इसके अलावा एक और अफसर जो एक हसास इदारे में एक ताकतवर पोजीशन पर मौजूद हैं उनको भी एक नई पोजीशन पर तैनात किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें ये जो पॉलिसीज नजर आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, इसमें वाज़े तब्दीली आती हुई नजर आएगी और मौजूदा हालात के अंदर जहां पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान तनाज़ा बहुत ही हद तक गहरा होता चला जा रहा है, तनाज़े में शिद्दत आती जा रही है, वहां पर इदारा जाती रिस्पॉन्स में जो तब्दीली है वो इस सूरत हाल में क्या असर डालेगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें रावलपिंडी का रुख करना पड़ेगा, जहां पर इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। और फॉर्मेशन कमांडर्स की 2 रोजा मीटिंग अगरचे साल में हर मर्तबा होती है और इन्हीं अय्याम में होती है, मई जून के महीनों के अंदर होती है और ये एक शेड्यूल्ड मीटिंग होती है, शेड्यूल्ड एक्सरसाइज होती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जहां पर हर एक शख्स, हर एक तजिया निगार और खासतौर पर इस्लामाबाद में मौजूद तमाम तर जो अहम तरीन लोग हैं वो अपनी ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठकर इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब कुछ वड्डा होने लगा है। इस सूरत हाल में फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग और फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के बाद रवायती तौर पर कोर कमांडर्स का इजलास बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और अगर आप गौर करें तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसमें भी ये जो टाइमिंग है इस इजलास की ये बहुत ही ज्यादा मानी खेज है। खासतौर पर अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली चंद एक्टिविटीज को देखें तब हमें इन इजलासों की गर्जो गायत को समझने में और ज्यादा आसानी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2 ऐसे वाकयात हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1 कि अचानक शाम को यह फैसला सामने आता है और 26 साल के बाद यह फैसला सामने आता है कि जनाब आज यौम तकबीर के हवाले से पूरे मुल्क में छुट्टी होगी और कैबिनेट डिवीजन इस हवाले से नोटिफिकेशन का इजरा भी कर देती है। और हैरत इस बात पर होती है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी आज यौम तकबीर के हवाले से छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर देती है। और यह छुट्टी महज इस वजह से नहीं है कि जनाब आज यौम तकबीर है, क्योंकि यौम तकबीर 26 साल के बाद आज पहली मर्तबा तो नहीं आया, इससे पहले भी 26 बरसों के अंदर यह यौम तकबीर आते रहे हैं, लेकिन इस दौरान छुट्टी नहीं हुई। और इस दौरान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के भी 5 साल का अरसा अगर शामिल कर लें तो उन 5 बरसों में भी जो यौम तकबीर है उसकी छुट्टी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब यह है जनाब कि इस छुट्टी की वजूहात कुछ और है और इस छुट्टी की जो वजूहात हैं उसके ताने बाने जाकर जुड़ते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, जहां पर आज साइफर केस की एक फाइनल हेयरिंग होनी थी और उस फाइनल हेयरिंग के बाद इस फैसले को महफूज किया जाना था। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी उसमें इस बात का इम्कान नजर आ रहा था कि इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर कुछ रिलीफ मिल जाएगा। अब छुट्टी होने की वजह से वो जो कॉज लिस्ट है वो हो गई मनसूख और नई कॉज लिस्ट जारी करने के लिए कुछ टाइम दरकार होगा। लिहाजा ये जो इसी दौरान फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स की मीटिंग के फैसले या फाइनल आउटकम सामने आने के बाद हालातों वाकयात को एक नए रुख पर जज करने में जरा आसानी जो है वो सामने आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सामने आता है वो 2 ऑर्डिनेंसेस हैं जो सामने आते हैं और ये दोनों के दोनों ऑर्डिनेंस बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। खास तौर पर नैब रिमांड की मुद्दत में 14 दिन का इजाफा करके उसको 40 दिन तक लेके जाने का जो ऑर्डिनेंस है ये बहुत ही ज्यादा मानी खेज है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब हैं जो हाल में की मडियाला जेल हैं उनकी हालिया दिनों में रिहाई के इम्कानात सिफर हैं। क्योंकि अगर उनको इन खदशात जिनका मैं इजहार कर रहा हूं, साइफर केस, इद्दत केस वगैरह वगैरह, उनमें भी अगर उनको बरी कर दिया जाए तो इसके बावजूद अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मौजूद है। इसके साथ साथ 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मौजूद है, जबकि एक और रेफरेंस नैब की तरफ से दायर किया जा रहा है। और ये जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इसका ताल्लुक भी नैब से ही है और नैब के मुकदमात में गिरफ्तारी की सूरत में जो रिमांड है वो अब 14 दिन का नहीं होगा बल्कि 40 दिन का होगा। तो इसका मतलब यह है कि 40 रोज में इमरान खान साहब की जमानत के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू नहीं किया जा सकेगा। तो ये हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं
کہ یہ ایک واضح انڈیکیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی حالت میں ان کو قید خانے سے رہائی نہیں مل سکتی، اور موجودہ جو سینیریو ہے اس کے اندر جس طریقے سے عدالتوں میں جو ریلیف کے پیکیجز عمران خان صاحب کو دیے جا رہے ہیں اس میں یہ رد عمل بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ اب اگر میں اس سچویشن کی بات کروں کہ جناب یہ کس طریقے سے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے ساتھ یا کور کمانڈرز کی میٹنگ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، تو پھر مجھے اس گفتگو کے آغاز میں جانا پڑے گا جہاں پر میں نے آپ کو چند تبادلوں کے اشارے دیے ہیں اور کچھ پروموشنز کے بھی اشارے دیے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ پوزیشنز کے اوپر جو ہے وہ ایلیویشنز کر دی تھیں، اور یہ روایت کے برخلاف تھا۔ عمومی طور پر اگر کچھ پوزیشنز ویکنٹ ہوں اور ان کے اوپر پروموشنز ہوں اور لاسٹ ٹینیور چل رہا ہو، آخری ہفتے چل رہی ہوں، تو اس موقع پر آؤٹ گوئنگ چیف جو ہے وہ نئی تقرریاں نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے آنے والے چیف کے لیے ان پوزیشنز کو ویکنٹ چھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم کو مختلف پوزیشنز کے اوپر ایڈجسٹ کر سکے۔ لیکن جنرل باجوہ نے جاتے جاتے جو پوزیشنز تھیں ان کو اس طریقے سے سیٹ کیا کہ وہ ان کی گیم کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا سکے، اس بات کے خدشات کا اظہار کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اب آہستہ آہستہ کچھ پوزیشنز خالی ہو رہی ہیں، اور موجودہ سینیریو کے اندر جو رسپانس ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے میری ایک اہم ترین سورس سے بات ہوئی اور میں نے ان سے جو ہے وہ موجودہ یہ جو فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈرز کی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ واقعتاً یہ جو میٹنگز ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب پریشر کوکر کے اندر جو پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے، ان میٹنگز کے اندر وہ جو پلز رپورٹس عمومی طور پر پیش کی جاتی ہیں فوجی قیادت کو، وہ پلز رپورٹس ادارے کی سوچ کی عکاس ہوتی ہیں، اور ان پلز رپورٹس کی روشنی میں کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر اہم ترین فیصلے لیے جاتے ہیں۔ فارمیشن کمانڈرز اپنے اپنے فارمیشن سے جس طرح کی فیل ان کو ملتی ہے وہ اس سے حقیقی الفاظ میں آگاہ کرتے ہیں قیادت کو، اور قیادت پھر اس پلز رپورٹس کی روشنی میں اپنے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرتی ہے۔ موجودہ حالات کے اندر یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر جس طرح کی پوسٹ کو شیئر کیا ہے، جس طریقے سے سوشل میڈیا پر کیمپین کی ہے، جس طریقے سے سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا کیا ہے، اس کو ادارے میں کسی بھی طور پر ایک مستحسن نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اس کو غم و غصے کے نظریات سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس حالات میں عمران خان صاحب کے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے، اس کو تو بالکل ہی پسند نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب اگر ماضی میں جنرل یحییٰ خان کے دور کے اندر یہ حالات تھے تو آج کے دور میں بھی حالات اس سے زیادہ مختلف نہیں۔ یعنی عمران خان صاحب کی جماعت نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک مرتبہ پھر پاکستان کی خدا نخواستہ تقسیم کا جو ہے وہ ایک اشارہ دیا ہے جو بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کو کسی بھی طور پر نہ درست قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہونے دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس میٹنگ کا جو فائنل آؤٹ کم ہوگا وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ اب اگر اس لڑائی کی شدت کو روکنا ہے یا وہ جو ڈیڈ اینڈ ہے جس کی طرف چیزیں ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہاں تک جانے سے روکنا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کھینچا تانی میں جو شامل ہیں تمام فریق، ان کو اس لڑائی کی شدت کو روکنے کے لیے جس جگہ پر وہ موجود ہیں وہاں پر رکنا پڑے گا۔ یعنی حالات و واقعات کی طرف بڑھنے کی بجائے رک کر جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور رکنا انفیکٹ تینوں اداروں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں رکیں گے تو پھر یہ جو تصادم ہے یہ ہمیں یقینی طور پر ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ تصادم کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور موجودہ
इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर और जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह की सियासी तकसीम है पाकिस्तान में, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। और इस तकसीम की मिसाल मैं आपको दूं तो आपको कल वसीम बदामी साहब का टॉक शो देखना पड़ेगा और उस टॉक शो के अंदर जनाब रऊफ हसन साहब के साथ किए जाने वाले सवालों जवाब को देखना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको हकीकी पॉलिटिकल पल्स की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक ऐसे मखमसे में फंस गई है जहां से उसके लिए भी बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो मीडिया कैंपेन उन्होंने फौज के खिलाफ चलाई है, वैसे ही मीडिया कैंपेन उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल कुव्वतों के खिलाफ चलाई थी। और वो जो नतीजा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर इन दोनों जो कैंपेन चलाई गई थी उसके ऊपर ना सिर्फ मुत्तफिक हो चुका है, बल्कि वो जो नजरियात उसके जहन के अंदर ठूंसे गए हैं वो उससे पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं। वसीम बदामी साहब ने रऊफ हसन साहब से सवाल पूछा और उनसे कहा कि जनाब इस पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए आपको को चाहिए कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात करें। आप क्यों नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठते, आप क्यों उनके साथ बैठकर मामलात को हल नहीं करते। और ये एक जमहूरी रवायत है कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद भी पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे के साथ मुकालमा करती है, क्योंकि जमहूरियत की असास ही डायलॉग पर है। लेकिन जब आप डायलॉग का दरवाजा बंद कर देंगे तो फिर डेडलॉक आता है और उस डेडलॉक के नतीजे में जमहूरियत डीरेल होती है। तो आपको पता है कि रऊफ हसन साहब ने इसका जवाब क्या दिया? रऊफ हसन साहब ने इसका जवाब दिया कि जिस दिन हम नवाज शरीफ के पास जाएंगे, जिस दिन हम नवाज शरीफ के साथ बैठेंगे, उसी दिन हमारी जो वोटर और सपोर्टर है वो हमारी तिक्का बोटी बना देगा। यानी वो जो नफरत उन्होंने खुद बोई थी लोगों के, नौजवानों के ज़हनों में, अब खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उस नफरत को की आबियारी करना पड़ रही है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, क्योंकि यही नफरत उनको इक़्तिदार तक लेके जा सकती है। यही रिजेंटमेंट, यही मुज़ाहमत उनके लिए इस वक्त एक ईंधन का काम कर रही है। और ये महज पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के लिए या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए ये नफरत को ब्रीड नहीं किया गया, बल्कि इस नफरत के बीजों को पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया है। अब अगर इन चीज़ों को ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए तो क्या नताइज उनकी मर्जी के निकलेंगे? मेरा जवाब है कि यकीनी तौर पर नहीं, और ना ही पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन चीज़ों को अब ओपन एंड पर छोड़ना चाहती है। ये चीज़ें अपने लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ रही हैं। इमरान खान साहब को एक से ज़ायद मरतबा इस बात का ऑप्शन दिया गया है कि जनाब आप 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांग लें ताकि सिस्टम आगे बढ़े और आपकी सिस्टम में वापसी का गुंजाइश हो। लेकिन इमरान खान साहब एक फातेह के तौर पर अडाला जेल के दरवाजे तोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं और इसकी किसी भी तौर पर इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जो इदारे का रिस्पांस अगले 3 रोज में हमारे सामने आएगा और यकीनी तौर पर ISPR इसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज इस हवाले से जारी नहीं करेगा कि जनाब अंदर इस तरह की गुफ्तगू हुई। वो तो एक रूटीन की एक स्टीरियोटाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जनाब दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, इस तरह की चीज़ें जो एक रूटीन की प्रेस रिलीज होती है वही जारी की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो प्रमोशन बोर्ड्स होने हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी और उन प्रमोशन बोर्ड्स के बाद जो ट्रांसफर्स होंगी वो इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि जनाब हमारा सिस्टम अब किस तरफ हेड करेगा। अगर तो इंटेलिजेंस सेटअप के अंदर तब्दीली आएगी और वहाँ पर नए लोगों को लाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट इदारे ने एक अग्रेसिव अप्रोच को अपनाने का फैसला किया है और वो अग्रेसिव अप्रोच और ज़्यादा अग्रेसिव होगी जो माजी में अपनाई गई है। और उस अग्रेसिव अप्रोच के जो नताइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि नई टीम, नई सोच, नए लोगों के साथ सामने आएगी। और नई टीम जब भी आती है तब जो है ना वो नए ऑप्शंस भी सामने आते हैं और देखना ये है कि इस सूरत हाल में कौन से नए ऑप्शंस हैं जिनके सामने आने का इम्कान है। क्योंकि जो ऑप्शंस इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए या पाकिस्तान के निज़ाम के लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बंद गली की तरफ जा रही हैं, डेड एंड की तरफ जा रही हैं, अगर कोई सल्यूशन ना निकला तो फिर डेड एंड का जो नताइज हैं वो हम पहले भी कई मरतबा भुगत चुके हैं, हमें एक मरतबा और उन नताइज को भुगतना पड़ेगा। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।